Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masih. Welcome back to my channel Economic Side. So today we are going to study very important chapter 15 balance of payment important questions for term 2. ठीक है, ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है कि ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस आपके इसमें कवर हो जाएंगे जो भी एग्जाम में बेसिकली पूछे आएंगे, भले वो शॉर्ट हो लॉन्ग हो. ठीक है, ऑल द क्वेश्चंस विल बी कवर्ड आउट ऑफ इट. तो आपको करना क्या है, ये सारे टॉपिक्स बेसिकली जो क्वेश्चन मैंने बता दिया है इनको आपको क्या करना है, बुक में से जो कंटेंट है उसको एक बार स्टडी कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है. डेफिनेटली इट विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. ठीक है, और इसके बाहर से शायद ही कोई क्वेश्चन आए आपका, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट जो आपका चैप्टर सिलेबस इस बार का है उसके अकॉर्डिंग सारा ही मैंने कवर इस क्वेश्चन के अंदर कर दिया है. तो पहला क्वेश्चन है हमारा, दैट इज अ डिफाइन बैलेंस ऑफ पेमेंट. कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है. देखिए कई बार इसे बीओपी पूछ लिया जाता है, तो बेसिकली इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री एंड द रेसिडेंट्स ऑफ द फॉरेन कंट्रीज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. तो ये डेफिनेशन है जो मैंने आपको बता दी है, यही लिखनी है. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसके जितने भी कीवर्ड्स है इसमें से कोई मिस आउट नहीं करना है, जैसे गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री एंड द रेसिडेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्री. ओके, तो ऑल दीस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जितने भी आपके डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कई बच्चे उसमें से मिस आउट कर देते हैं, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू लूज देयर मार्क्स. सो ये आपको ध्यान में रखना है, कभी भी जो डेफिनेशन होती है उसको आप एज इट इज याद करेंगे. नेक्स्ट दैट इज एक्सप्लेन द कॉम्पोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेसिकली, जो आप कह सकते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर की बेसिकली आप सोल कह सकते हैं, क्योंकि जो पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट है आपका वो दो अकाउंट्स में डिवाइड किया जाता है. एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट. ठीक है, करंट अकाउंट के भी अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक होती है इसकी क्रेडिट साइड और एक होती है डेबिट साइड. तो क्रेडिट साइड के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं, डेबिट साइड के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं, जो मैंने अपने चैप्टर्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है. ये जरूर पढ़ के जाइएगा आपका. ऐसे ही कैपिटल अकाउंट के अंदर भी क्रेडिट साइड में कुछ चीज़ें आती हैं और डेबिट साइड में कुछ चीज़ें आपकी आती हैं. ये आपको बेसिकली पढ़ के आना है, लिख के आना है. ठीक है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बेसिकली दो चीज़ें आती हैं, एक आपका करंट अकाउंट हो गया. ठीक है, एक आपका हो गया कैपिटल अकाउंट हो गया. ठीक है, करंट अकाउंट के अंदर भी दो चीज़ें होती है, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड, एज वेल एज कैपिटल अकाउंट के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड. तो ये जो भी क्रेडिट साइड के अंदर चीज़ें आ रही हैं, डेबिट साइड के अंदर चीज़ें आ रही हैं, वो आपको सारी ही अच्छे से पढ़ के जानी है. ठीक है, इवन द फ्रैंक पब्लिकेशन में एक जगह पे पूरा इसका शेड्यूल दे रखा है, बेसिकली शेड्यूल इन द सेंस मतलब एक टेबल के फॉर्म में सारे कॉम्पोनेंट्स दे रखे हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं. दैट्स विल बी मोर देन इनफ. तो वो आपको ध्यान में रखने हैं, एक भी मिस नहीं करना उसमें से. क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम. देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम आपको पता ही क्या होता है, कि जब हमारी क्या होती है बेसिकली जो पेमेंट साइड है वो बड़ी हो जाती है. ठीक है, हमारी जो रिसीट साइड से पेमेंट साइड जब बड़ी हो जाती है तो वो होती है हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो यहाँ पे एक डेफिनेशन फॉर्म में भी आ सकता है कि डिसइक्विलिब्रियम किस तरह से हो सकती है. या तो आपकी रिसीप्ट साइड ज़्यादा होगी पेमेंट से, या आपकी पेमेंट ज़्यादा होगी रिसीट से. ठीक है, तो इसे बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम बेसिकली. तो हमारी जो रिसीट है पेमेंट से, ये तो चांसेस जो है बहुत कम रहते हैं हमारी इकोनॉमी में कि हमारी रिसीट्स ज़्यादा हो पेमेंट से. तो बेसिकली हमें यही देखने को मिलता है कि पेमेंट हमारी ज़्यादा होती है रिसीट से. ओके, दिस इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट, और इसे क्या बोला जाता है बेसिकली डेफिसिट बीओपी भी बोला जाता है. ठीक है, और एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो इसमें से यही इंपॉर्टेंट है आपका. बेसिकली दोनों ही डिसइक्विलिब्रियम है, लेकिन जो मेन डिसइक्विलिब्रियम है आपका एडवर्स वाला. तो एडवर्स हमारा क्या है, जो पेमेंट ज़्यादा है रिसीट से. ठीक है, ये तो एडवर्स नहीं, ये तो हमारे फेवरेबल में, क्योंकि रिसीप्ट ज़्यादा है, पेमेंट हमें कम करनी है. तो ये इकोनॉमी में हमारे होता नहीं. अगर होता भी तो अच्छी बात है, इसको ज़्यादा मतलब इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए हमें इतना मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हम इसके सॉल्यूशंस फाइंड करें, क्योंकि ये तो हमारे ऑलरेडी फेवर में है. लेकिन जो एडवर्स बीओपी है बेसिकली वो ये है. ओके, तो ध्यान रखिएगा, इसमें भी आपको जो पढ़नी है वो मेन है एडवर्स बीओपी. तो एडवर्स बीओपी क्या होता है बेसिकली, जो पेमेंट साइड बड़ी होती है रिसीट साइड से, आप कह सकते हो डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड. ओके, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर ये आता है तो आप लिखना कि इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो आपकी रिसिप्ट ज़्यादा होगी पेमेंट से, ओके, विच इज़ अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये आपको जरूर लिखना है, और या तो आपकी पेमेंट ज़्यादा होगी रिसिप्ट से, इसको बोलते हैं एडवर्स बीओपी. और आपके जो सिलेबस में एडवर्स बीओपी को ज़्यादा महत्व दिया गया है, ज़्यादा आपके बेसिकली कंटेंट में है वो. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख ही पा रहे हैं, व्हाट आर द कॉसेस ऑफ एडवर्स बीओपी. तो मैंने एडवर्स बीओपी बता दिया है आपका, कि जब आपकी पेमेंट साइड बड़ी होती है रिसीट से, मतलब डेबिट साइड ज़्यादा होता है क्रेडिट साइड से. तो इसके कॉसेस क्या हैं वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं अपने लेसन में. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है, मेजर्स अ करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट.
कि हम कैसे आपको बेसिकली कौन से मेजर हैं जिससे हम डिसइक्विलिब्रियम करेक्ट कर सकते हैं। अब डिसइक्विलिब्रियम कौन सी है हमारी, यही है बेसिकली एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे एडवर्स ऑफ करेक्ट हमें, क्योंकि एडवर्स हमें कोई भी जो चीज़ अनफेवरेबल है उसको ही करेक्ट करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम में आपको ध्यान रखना है कि एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमें कैसे ठीक करना है, उसके मेजर्स आपको बताने हैं। इसका भी एक डिफरेंट टॉपिक है आपकी बुक में। इसके आपको 4 से 5 पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, इसके भी 4 से 5 पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, इसके भी 4 से 5 पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, दैट विल बी मोर देन इनफ। ओके, 6 क्वेश्चन है, डिफाइन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन ही आपको पढ़नी है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता क्या है बेसिकली। ओके, देन है व्हाट इज अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो आपको पता है जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो दो तरह के होते हैं, एक आपका फिक्स्ड होता है और एक आपका होता है फ्लेक्सिबल। तो दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है, दोनों ही डेफिनेशन आपको पढ़ के जानी है। फिक्स्ड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए $1 की वैल्यू ₹50 चल रही है, राइट, तो आपकी $1 की वैल्यू 50 ही रहेगी, मतलब कुछ टाइम पीरियड के बाद भी कोई भी मार्केट में बड़े फ्लक्चुएशन, कोई भी डिमांड सप्लाई, कोई भी उसे चीज़ इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। आपकी जो बेसिकली जो एक्सचेंज रेट है दैट विल बी फिक्स्ड। लेकिन फ्लेक्सिबल है, वो चेंज होती है, इट कैन बी चेंज फ्रॉम आर टू आर, डे टू डे। आपको पता है रोज हमारी फिक्स रेट जो है हमारी जो एक्सचेंज रेट है, सॉरी, वो चेंज होती रहती है डे टू डे, ठीक है। दैट वीज कॉल्ड द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। मतलब आज $1 की वैल्यू अगर 50 है तो मान लीजिए कल की कितनी हो जाएगी, 60 हो सकती है, फिर हो सकती है 55 भी हो जाए। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये बेसिकली डिपेंड करता है कितनी डिमांड और सप्लाई बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है डेप्रीसिएशन। यहाँ डेप्रीसिएशन अकाउंट्स वाला डेप्रीसिएशन नहीं है कि मतलब कोई जो असेट्स पे लगता है, बेसिकली यहाँ पे डेप्रीसिएशन कहने का मतलब है एक्सचेंज रेट कब डेप्रीशिएट होती है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर मैंने एक्सप्लेनेशन कर रखा है, ऐसी एक्सचेंज रेट कब एप्रिशिएट करती है या कब उसका एप्रिसिएशन होता है, या बेसिकली एक्सचेंज रेट का एप्रिसिएशन का क्या मतलब, व्हाट डिफाइन द एप्रिसिएशन ऑफ द एक्सचेंज रेट, या सिंपल डिफाइन एप्रिसिएशन भी पूछ लेगा। सो दिस क्वेश्चन इज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, देन क्वेश्चन है 10th, दैट इज डीवैल्यूएशन। अगेन डीवैल्यूएशन किसकी, एक्सचेंज रेट की, ऐसी ही रीवैल्यूएशन किसकी, एक्सचेंज रेट की। ये चारों अलग अलग हैं, ठीक है। आपको सेम लगेंगे कि आपकी डेप्रीसिएशन और डीवैल्यूएशन सेम है, नहीं, ये दोनों ही अलग हैं। ऐसी ही एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन भी आपका अलग है, ठीक है। दो सिमिलर हैं बट इट इज टेक्निकली वेरी वेरी डिफरेंट, ठीक है। डेप्रीसिएशन में क्या होता है, एक्सचेंज रेट क्या होती है, इंडियन रुपी वीक होता है अगेंस्ट द डॉलर, ठीक है, ड्यू टू द, ध्यान रखना, ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेस। मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब जो भी मार्केट की फोर्सेस है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, उसकी वजह से जो हमारा इंडियन रुपी वीक होता है उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एप्रिसिएशन क्या है, जब इंडियन रुपी स्ट्रांग होता है अगेंस्ट द फॉरेन एक्सचेंज, दैट इज बेसिकली डॉलर्स ओनली, ठीक है। उसके अगेंस्ट अगर इंडियन रुपी स्ट्रांग होता है, और किसकी वजह से, ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस, ठीक है, ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस लाइक डिमांड एंड सप्लाई, उसकी वजह से अगर हमारा जो रुपया है वो स्ट्रांग होता है अगेंस्ट द डॉलर, सो दैट इज कॉल्ड द एप्रिसिएशन। लेकिन डीवैल्यूएशन क्या होता है, डीवैल्यूएशन भी हमारी करेंसी वीक होती है, लेकिन क्या करते हैं इसमें आरबीआई खुद जानबूझ के वीक करता है, ठीक है। और रिवैल्यूएशन में क्या होता है, हमारी करेंसी स्ट्रांग होती है लेकिन क्या करती है इसमें आरबीआई जानबूझ के हमारी करेंसी को स्ट्रांग कर देता है। तो ये हमारी ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस होती है, और ये ड्यू टू द हमारी क्या होती है, ड्यू टू द आरबीआई या किसी भी देश के सेंट्रल बैंक में। इन केस ऑफ इंडिया दैट इज आरबीआई। तो ध्यान रखना ये दोनों किसके, अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये चारों चीज़ों में से दो चीज़ कौन से आरबीआई इन्फ्लुएंस करता है, ध्यान रखिएगा, रिवैल्यूएशन एंड डिवैल्यूएशन इज अंडर द आरबीआई। ये आरबीआई की वजह से पॉसिबल हो पाती हैं, और ये किसकी वजह से पॉसिबल होती है, मार्केट फोर्सेस की वजह से, ठीक है। और मार्केट फोर्सेस क्या है, बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दैट इज द, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट इन द फ्री मार्केट, ठीक है, इन द फ्री मार्केट। ओके, सो 12th क्वेश्चन इज डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट। ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे बेसिकली एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती है। हम कहते हैं कि $1 की वैल्यू ₹50 है, चलो मान लिया, तो कैसे सेट होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि अंडर द फ्लेक्सिबल, क्योंकि फिक्स्ड में तो चेंज हो ही नहीं सकती, डिटरमाइन हो, क्योंकि फिक्स रहती है। फ्लेक्सिबल में ही आपकी क्या होती है, एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये फ्लेक्सिबल के अंडर पढ़ना है, फ्लेक्सिबल का ही आपका बेसिकली सिलेबस में दे रखा है, बुक में दे रखा है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स। तो बेसिकली आपको इसमें एक्सप्लेन क्या करना है, सबसे पहले डिमांड ऑफ, क्योंकि किस फैक्टर की वजह से बेसिकली एक्सचेंज रेट आपका अफेक्ट करता है इन द फ्री मार्केट। तो आप लिखेंगे कि इट इज़ ड्यू टू द डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड की वजह से, सप्लाई की वजह से। फॉर उसका एक डायग्राम भी है बेसिकली, जहाँ पे दोनों स्ट्राइक करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई आपके फॉरेन एक्सचेंज के, वहाँ पे क्या आपका इक्विलिब्रियम सेट होता है, और वो हमारी क्या होती है, बेसिकली एक्सचेंज रेट सेट हो जाती है। तो आई होप अगर आपको चाहिए तो मैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर 12 का अलग से नोट्स एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अगर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड प्लीज़ टू लाइक दिस लेक्चर। चैप्टर 16 में आगे इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, उसको एक्सप्लेन भी करूँगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एंड प्लीज़ डू लाइक माई लेक्चर्स, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग, यूट्यूब विल बी डेफिनेटली नॉट गोइंग टू हेल्प मी। सो आपको पता है यूट्यूब का एक एल्गोरिथम होता है, जितना आप लाइक करेंगे उतना वीडियो को आगे प्रमोट किया जाता है।
So thank you so much. God bless you, and please do comment, join my Telegram channel. Link is in description. Thank you.